जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए साथियों, हम भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया, जो जमींदारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, इसके कुछ नाम थे। उस टॉपिक के बारे में हमने बहुत सारे प्रश्न जाने, वन लाइनर हो, थ्योरी प्रश्न हो, बहुत सारे प्रश्न के बारे में हमने जाना। तो उसी तरह का आज एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बीच आने वाला है। हम बात करने वाले हैं भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाओं में से एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था के बारे में, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा चर्चित है, और किस तरह से उसमें से प्रश्न बनते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीजों के बारे में आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो बहुत आराम से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। तो हम बात करने वाले हैं हम बात करने वाले हैं रैयत बाड़ी व्यवस्था। तो क्या रैयतवाड़ी व्यवस्था है, क्या उसमें किसानों के साथ हुआ, क्या किसानों को राहत मिली, क्या किसान और ज्यादा मुश्किल में पड़ गए? ठीक है, जो जो किसानों के साथ हुआ उन्हें कितना टैक्स इसमें देना पड़ता था, किस किसने ये व्यवस्था लागू करी, कब ये व्यवस्था लागू हुई, कैसे प्रश्न एसएससी द्वारा पूछा जाता है। देखिए, एसएससी जीडी हो, चाहे एसएससी स्टेनोग्राफर हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ऐसे एग्जामों में वन लाइनर में ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। किस तरह के प्रश्न बनते हैं और कितने घुमाकर प्रश्न एसएससी पूछती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा इसके माध्यम से। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है कि भैया इस रैयत का अर्थ क्या है। तो इस रैयत का अर्थ जो है, देखिए, सीधे सीधे आपसे पूछेगा कि भैया हमें इस रैयत का अर्थ बताओ, रैयत का अर्थ बताओ। तो इस रैयत का अर्थ होता है किसान या कृषक, एक ही बात है। अब प्रश्न किस तरह पूछेगा? ऐसे प्रश्न जो आप देखते ही स्किप करने की कोशिश करते हैं, जो आप देखते ही सोचते हैं कि यार छोड़ दो, नहीं होगा। किस तरह पूछेगा? देखिए, कि प्राचीन समय में भू राजस्व व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था रही जिसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो 1800 इसमें लागू हुई, इसने लागू करी। तो इसमें बताओ कि रैयत का अर्थ क्या है। ऐसा घुमा फिरा के यही कान पकड़ लिया, सीधे भी कर सकता था पर नहीं, घुमाया फिराया फिर ये कान पकड़ लिया, पूछा कि भैया रैयत का अर्थ बताओ। सीधा सीधा, रैयत का क्या अर्थ है, किसान या कृषक। क्लियर? ऐसे ही प्रश्न एसएससी पूछती है, ऐसे ही प्रश्न से हम डरते हैं, बस डरना नहीं है, पूरा प्रश्न बहुत आराम से, बहुत अच्छे से देखना है। आपको बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश नहीं करनी है। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको स्किप करना तो कीजिए, पर एक बार प्रश्न आपको जरूर पढ़ना है। तो ये देखते हैं प्रश्न क्या क्या इसमें से बनते हैं। तो ये पूछा जाता है कि भैया रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू कब की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भैया लागू कब की गई थी और किसने लागू करी थी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये लागू की गई थी भैया 1820 में। कब? 1820 में ये लागू की गई थी। किसने लागू करी थी? तो ये लागू की थी भैया टॉमस मुनरो। किसने लागू करी थी? टॉमस मुनरो द्वारा यह व्यवस्था लागू की गई। कहां लागू की गई थी? तो ये व्यवस्था लागू की गई थी भैया, कहां लागू की गई थी? ये की गई थी लागू मद्रास में। मद्रास बोले तो आज का चेन्नई। कहा? आज का चेन्नई, पहले का मद्रास, यहां ये व्यवस्था लागू की गई थी। अब एक और बेहद प्रमुख प्रश्न कि भैया इसके जो प्रभावी क्षेत्र थे वो कौन से थे। क्या? प्रभावी क्षेत्र। देखिए, इसके प्रभावी क्षेत्र बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या इसके प्रभावी क्षेत्र थे? तो कहां ये व्यवस्था लागू की गई थी? मैंने आपको अभी बताया मद्रास में। तो सबसे पहले मद्रास में व्यवस्था आई होगी। ठीक है भाई, मद्रास। मद्रास होते हुए ये व्यवस्था पहुंची भैया बंबई। बंबई ये व्यवस्था पहुंची। बंबई से होते हुए ये व्यवस्था पहुंच गई सीधा असम में। तीन क्षेत्र इसमें प्रमुख रहे, बहुत सारे गांव, बहुत सारे शहर इसके अंतर्गत आए। हमें तीन क्षेत्र इसमें याद रखने हैं, मद्रास, बंबई और असम। यहां पर यह व्यवस्था बहुत ज्यादा फैली, बहुत ज्यादा इस व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक। अब देखिए, बहुत ज्यादा प्रश्न की आपसे पूछ लेगा कि भैया रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी।
रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें रैयत का अर्थ किसान होता है, इस व्यवस्था को किसने लागू किया? सीधे पूछ लिया। तो भैया रैयतवाड़ी व्यवस्था जिसमें रैयत का अर्थ किसान होता है, इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया, मद्रास में से लागू किया गया था, जिसके प्रभावी क्षेत्र रहे मद्रास, बंबई और असम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से आप चीजों को समझ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं इसके कुछ लेंथी प्रश्न की, जो लेंथी प्रश्न से क्या पूछता है, सही है, और जो इसकी थ्योरी है उस पर थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई रैयतवाड़ी व्यवस्था आखिर थी क्या, क्या इस व्यवस्था के दौरान होता था, क्यों ये इतना प्रचलित रही, इस व्यवस्था के बारे में हम इतनी थोड़ी बातें कर लेते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वो थ्योरी वाला प्रश्न आपको देगा तो प्रश्न यहां से उठा के नहीं देगा, प्रश्न यहीं से उठा कर देगा। अगर उसे वो कोई थ्योरी वाला प्रश्न देना होगा यहां से, तो वो सिर्फ वन लाइनर प्रश्न बनाएगा, घुमा फिरा कर कैसे भी बनाए, सीधे सीधे यहां से पूछेगा। पर आपको घुमाएगा कहां? यहां, कि भैया इस व्यवस्था में और उस व्यवस्था में क्या अंतर था। मैंने आपको कल पढ़ाया था जमींदारी व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं रैयतवाड़ी व्यवस्था। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको एक थ्योरी पढ़ाई थी, आज भी मैं आपको इसमें एक थ्योरी पढ़ाऊंगा। वो आपसे थ्योरियों में अंतर पूछ लेगा कि भैया ये थ्योरी किस व्यवस्था की है, क्या ये स्थायी बंदोबस्त की है, क्या ये रैयतवाड़ी की है। तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से जाननी है, इतना कठिन नहीं है, बहुत बस आपको समझने की जरूरत है। बहुत सिंपल से यहां से प्रश्न बनेंगे, एसएससी जीडी में कई सारे प्रश्न यहां से बनेंगे, अच्छे से देखते जाइए पूरा टॉपिक, फिर आपको कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार की उलझन नहीं होगी, बस आराम से देखिए। तो इसके प्रभावी क्षेत्र बताया, देखिए इस व्यवस्था में इस व्यवस्था में जमीनों का मालिकाना हक, जमीनों का मालिकाना हक किसानों को दिया गया, किसानों को दिया गया। इस व्यवस्था के दौरान जो जमीन का मालिकाना हक था वो किसानों के पक्ष में रहा, सही है, किसानों को जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया, और वो स्वयं और वह स्वयं अपना टैक्स, अपना कर, कर, कर का मतलब टैक्स, अपना कर दे सकते थे, दे सकते थे। अब देखिए इसमें क्या राहत मिली, इसमें जो बीच में जमींदार का जो हक था कि भाई एक जमींदार आएगा वो आपसे टैक्स लेगा, सरकार का टैक्स भी लेगा, अपना टैक्स भी लेगा, और फिर किसान को जो बचेगा वो किसान का। पर इसमें आपको ये राहत मिल गई कि भैया जो जमीन का जो मालिकाना हक है वो किसानों का ही होगा। भाई जो जमीन जितनी किसान पे, जो किसान जितनी जमीन पे खेती करेगा वो खेती उस किसान की ही है, और जो टैक्स सरकार को देना पड़ेगा वो किसान खुद देगा। किसी जमींदार की जरूरत नहीं है, किसी ठेकेदार की जरूरत नहीं है, खुद आओ अपने टैक्स भरो और जमीन पे खेती करो, वो जमीन तुम्हारी। ये वहां पर ये व्यवस्था हुई। पर देखिए कहां कहां पे व्यवस्था हुई, मद्रास, बंबई और असम। मैं आपको बताऊं अभी तक आजादी के बाद तक भारत कब आजाद हुआ था? 1947। 1947 के बाद तक 1960, 70, 80 के दशक तक भी जमींदार रहे। यार आप तो बता रहे हैं कि जमींदारी व्यवस्था यहां पर खत्म की कर दी गई थी, कि अब किसानों को उनका खुद की जमीन दे दी गई थी। तो ये कुछ क्षेत्रों में हुआ, आप खुद सोचिए, आपको घर बैठे बैठे सरकार ने 100 एकड़ जमीन दे दी और आपसे कहा कि 100 एकड़ जमीन में किसानों से फसल उगवाओ, ठीक है, और हमें टैक्स दो और तुम भी अपना टैक्स रखो। अब फिर सरकार कुछ सालों बाद एक नियम निकालती है कि भैया एक काम करो कि अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है, अभी जमीन जो जितनी जमीन तुमने किसानों को दी है वो जमीन उस किसान की हो गई। अब तो आपने क्या करा था, आपने उस 100 एकड़ जमीन में से 10 किसानों को 10-10 एकड़ जमीन बांट दी कि भैया 10-10 एकड़ जमीन पे खेती करो, जिसमें से थोड़ा कर मैं रखूंगा, बाकी कर मैं किसान को दूंगा, जितना बचा वो सब तुम्हारा। अब सर एक सरकार उठ के आती है 50-100 साल बाद कि भैया ये जमीन तुम्हारी नहीं है, जिस जो किसान इस जमीन पे खेती कर रहा है वो जमीन उस किसान की है। अब तुम कहते हो कि यार हम तो अपने बाप दादा के समय से ये जमीन जोतते आ रहे हैं, ये किसान हमारे नौकर हैं, सही है, हम कैसे जमीन दे दें?
सरकार कहेगी भैया हमने भी तो तुम्हें दी थी जमीन रखने के लिए, हम वापस ले रहे हैं। तो बहुत सारे किसानों ने, बहुत सारे किसानों ने नहीं, जमींदारों ने इसका विरोध किया। इसमें लड़ाइयां भी खूब हुई, कोई अपनी जमीन छोड़ना नहीं चाहता था उस समय। तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि जबरदस्ती जमींदारों से जमीन छीनी गई और किसान को दे दी गई। जब भी पूरी नहीं देखते, किसान क्या था, किसान तो अभी भी जो मजबूर है, मजबूर पहले भी मजबूर था, ठीक है, पहले भी वो किसी के बोझ तले दबा था, आज भी किसी के बोझ तले दबा है। तो उस तरह पहले जमींदार को बोझ तले दबा था, तब वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाए। तो इसी तरह कुछ क्षेत्रों में जो अंग्रेजों ने करा, कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजों के अफसरों ने जमीन उनसे छीनी और किसानों को आवंटित कर दी, किसानों को बांट दी गई। वहां पर यह व्यवस्था लागू हुई कि भैया जमीन जो है वो किसानों की है और वो अपना टैक्स खुद भरेंगे। पर अभी भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा था कि भैया जमींदार अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहते थे। उनकी तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी आ चुकी थी, वो कहते थे भैया ये जमीन हमारे बाप दादा की है तो अब हमारी हो गई। किसान कहते थे हम इस जमीन पे बाप दादा के समय से खेती करते हुए आई है, तो ये हमारी जमीन होनी चाहिए। ये बहुत विवाद चले। तो बहरहाल हम दोबारा से आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था पर। इसमें कहा गया कि भाई जो जमीन किसान जोत रहा है उसका मालिकाना हक किसान को ही है। ये इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के दौरान कुछ नियम कानून रखे गए। और इसमें क्या नियम कानून रखे गए उसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, और इसमें जो नियम कानून रखे गए वो ये थे कि पहले तो वो सीधे सीधे बताया कि भैया जमीन वही जोतेगा जो उसका मालिकाना हक है ना। फिर इसमें देखिए और बहुत ज्यादा जो इसमें एक बेहद प्रमुख और इंपॉर्टेंट जिसे मैं बोल सकता हूं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं। क्या वो प्रश्न है उसे देख लेते हैं। देखिए, जो टैक्स अब तक वसूला जाता था जमीन के आधार पर, वो किसान के उपज के आधार पर वसूला जाता था कि भाई तुम्हारे पास जितनी भी जमीन है, कोई बात नहीं, ये बताओ तुमने अनाज कितना पैदा करा, कि भाई मैंने तो इतना अनाज पैदा करा। तो अब क्या करोगे तुम, हमें अनाज के आधार पर, अपनी उपज के आधार पर टैक्स नहीं दोगे, अब तुम जमीन के आधार पर हमें टैक्स दोगे क्या। आइए देख लेते हैं कि इस व्यवस्था के दौरान, इस व्यवस्था के दौरान उपज के आधार पर नहीं, उपज के आधार पर नहीं, बल्कि जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर, जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर जो कर है, कर वसूला जाएगा। अब किसान इसे सुनकर फिर से उतावले हो गए, ठीक है, फिर से वो चिंता में आ गए कि भैया पहले तो हम उपज के आधार पर टैक्स देते थे, अब ये क्षेत्रफल के आधार पर ये क्या नए नए नियम ला रहे हो तुम, कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर। सरकार का कहना था उस समय कि भाई आपके पास 1 एकड़ जमीन है, अब वो 1 एकड़ जमीन पे आप कितना भी अनाज उगाओ या मत उगाओ, हमें तो साल का आप 50 किलो अनाज देंगे, चाहे आपका 50 किलो हो गए, चाहे आपका 60 किलो हो गए, चाहे आपका 40 किलो ही क्यों ना हो गए, हम लेंगे 50 किलो। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी इंसान को रोज के 100 कोड़े मारने थे, 100 कोड़े मारने थे। अभी एक राजा आया, उसने कहा कि यार एक काम करो, इसे 100 कोड़े मत मारो, इसे 80 कोड़े मारो। तो राहत मिली, 20 कोड़ों की राहत मिली, पर वो 80 कोड़े जो लग रहे हैं उससे भी तो खाली उतर रही है, 80 कोड़े भी तो लग रहे हैं। तो राहत तो मिली थोड़ी कि जमींदार बीच में से हट गया, पर वो 80 कोड़ों का क्या कि जो भाई जमीन के आधार की उपज के आधार पर नहीं, अब उसके क्षेत्रफल के आधार पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब मान लो खेती किस पर निर्भर करती थी उस दौरान, मानसून पर, सूखा ना पड़े, सही है, बाढ़ ना आ जाए, इस आधार पर। अब आपकी 1 एकड़ जमीन है, आपकी उपज ही 55 किलो हुई, 55 किलो आपने गेहूं उगाए, उसमें से भी 50 किलो गेहूं आपने टैक्स दे दिया, तो आपके पास कितने बचे, 5 किलो। सोचिए ना, जिसका एक समझ लीजिए कोई नुकसान होता है उसका फायदा भी होता है। आपने 125 किलो गेहूं उगाए, जिसमें से 50 किलो टैक्स दिया, 75 किलो आपके पास बच गए, आपका फायदा हुआ। कभी मौसम ने आपका साथ नहीं दिया, 40 किलो गेहूं उगे आपके पूरे साल के खाने के लिए, आपके लिए, आपके बीवी बच्चों के लिए, तो आप 10 किलो गेहूं और कहां से दोगे। ये भी तो चिंता वाला विषय था। तो ये कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं थी जिसमें हर बार पिसा किसान ही। ऐसी कुछ और भी व्यवस्थाएं हैं जिसके बारे में हम कल बात करेंगे।
वो भी बेहद प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। उसका क्या अर्थ है, वो व्यवस्था कब लागू हुई, उसमें से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था मोस्ट इंपोर्टेंट व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था थी। बहुत ज्यादा ये व्यवस्था पूछी जाती है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मैंने आपको पहले बताया, वन लाइनर प्रश्न सारे यहां से बनेंगे। जितने भी लेंथी प्रश्न आएंगे वो यहां से थ्योरी में से ही आएंगे। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। 10-10 बार 20-20 बार मैं दोहराता हूं इसलिए ताकि आपको सुनते सुनते चीजें याद हो जाएं, है ना। कभी आपने गाने लिखे, कभी आपने गानों को याद करने की कोशिश करी है, खुद ही सुनते सुनते याद हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए मैं भी एक गाने गा रहा हूं, बस आपको सुनना है, अच्छे से देखना है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगले क्लास में हम आपको बताएंगे। किसके बारे में, भू राजस्व की प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में ही। हो सकता है अगली क्लास में हम पूरी भू राजस्व व्यवस्थाओं को खत्म कर दें। मतलब हम क्या खत्म करेंगे, मतलब टॉपिक खत्म कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो।